नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए। 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए, तो वहीं 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। आज की बड़ी खबर, महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 150 रुपए। 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। वो दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए, तो वहीं 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए, तो वहीं 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। आज की बड़ी खबर, महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए, तो वहीं 5 केजी के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 150 रुपए। दिल्ली में 19 केजी के सिलेंडर पर बढ़े 105 रुपए, माफ करें। 5 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े 27 रुपए। महाशिवरात्रि पर आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है, जिसके चलते मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भोले बाबा के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो और देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर बढ़े। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल जगमोहन आनंद का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल जगमोहन आनंद को बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। करनाल कुरुक्षेत्र का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगमोहन आनंद। दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में होंगे शामिल। प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जगमोहन आनंद को बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। करनाल कुरुक्षेत्र का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगमोहन आनंद। आपको बताते चले कि दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में होंगे शामिल। प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, वहीं जगमोहन आनंद को बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। करनाल कुरुक्षेत्र का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगमोहन आनंद। दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल। वहीं प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री।
करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जगमोहन आनंद को बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। करनाल कुरुक्षेत्र का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगमोहन आनंद। दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में होंगे शामिल। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल आज दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। वहीं प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही सड़क के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बताते चलें, साथ ही जगमोहन आनंद को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है, जिसके चलते मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक दिन भर होता है। आपको ये भी बता दें कि शिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। टीवी स्क्रीन पे आपको कुछ जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जींद, रादौर, झज्जर और भिवानी। आप देख सकते हैं कि इन जगहों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही यहां शिवरात्रि मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे लोग शिवलिंग पे जलाभिषेक कर रहे हैं और मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। जींद से, रादौर से, झज्जर से और भिवानी से। आप देख सकते हैं यहां पे लोग शिवलिंग पे हाथ लगा के पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग को नहलाया जा रहा है जल से। प्रतिमा को पूजा जा रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। ये आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे लोग सुबह से ही महाशिवरात्रि के लिए पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचे हुए हैं। मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि लोग श्रद्धालु यहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पे। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कर्ण नगरी करनाल में भगवान भोले शंकर के भक्तों पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। आपको बताते चले कि लोग सुबह से ही मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। वहीं शिव भक्तों की भीड़ से सभी मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों द्वारा मंदिरों में शिव आरती कर जल अभिषेक किया जा रहा है। वहीं करनाल सराफा बाजार के सनातन धर्म शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा भी खास है। कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। और तो और भोलेनाथ मंदिर और भक्तों की तरफ से 10 किलो चांदी का छत्र भी चढ़ाया हुआ है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये लंबी कतार मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालु खड़े हुए हैं। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों में देखिए कितना जोश है कि सुबह सुबह ठंड में भी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। पिछले 46 वर्षों में ये धूमधाम से पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। सभी भाई कांवड़िया गंगा जल हरिद्वार से लेकर यहाँ जल चढ़ाते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का पूरा प्यार मिला हुआ है, समाज का पूरा प्यार है। पुराने मंदिर की शिवरात्रि का क्या इतिहास कहता है? पिछले 46 वर्षों से ये महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सभी का प्यार मिलता है, सभी का मान सम्मान है, सभी बहुत इज्जत करते हैं बाबा भोलेनाथ की। पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप कितने बजे आ गए थे? हम सुबह 5 बजे आ गए थे सर। अच्छा।
पुंडरी में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुंडरी के 11 रुद्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन 11 रुद्री मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। वहीं पुजारी संदीप शर्मा ने बताया कि यहां पर जो भक्तजन आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो मन्नतें पूरी होने पर गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। वहीं पुजारी संदीप शर्मा ने बताया कि यहां साल में 2 बार शिवरात्रि का मेला भी लगता है। सावन और फागुन के महीनों में शिवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु आकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। बता भी दिए खींच खींच कर लंदे कर दिए नहीं। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। आपको बता दें कि एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की है और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया है। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। हाँ जी, नहीं खाना बस विच भी मिला, आगे एयरपोर्ट पे मिला, आगे प्लेन विच भी खाना मिला। रोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुदापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारे वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आने लगा है। तो हमने आनंद फानन में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी, टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसके मद्देनजर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की रूपरेखा तय की गई। साथ ही शिक्षा विभाग में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसी को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की रूपरेखा तय की गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो की गई है? शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, खास सब तब्दीली नहीं है। जो पहले से एक निर्णय लिया गया था कि 7 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे, उसमें थोड़ा चेंज करके वो बजट प्रस्तुत जो है वो 8 तारीख को होगा। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे। उसमें एक दिन बढ़ा है चर्चा पे, क्या ताकि महामहिम राज्यपाल का जो भी भाषण है उस पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष का इस प्रकार का सुझाव था कि वो एक दिन बढ़ना चाहिए, तो वो एक दिन बढ़ाया है। अब बजट 7 की बजाय 8 तारीख को प्रस्तुत करेंगे और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। 14, 15, 16 उस पर 3 दिन तक चर्चा रहेगी। तो इतना ही परिवर्तन है। 22 तारीख तक हाउस चलेगा। सर, अगर बात करें सेशन की, अगर बात की जाए तो इस बार जो है एडहॉक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। उसका क्या कुछ रोल रहेगा, किस तरीके से वो फायदेमंद रहेगी अब बजट सत्र को लेकर?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, समाज की भी और जनप्रतिनिधि की भी। जब पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था तब भी उन्होंने सभी विधायकों को आमंत्रित किया था और उनके साथ चर्चा की थी, और जो सुझाव उन्होंने दिए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बजट में शामिल भी किया था। और अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज से भी सुझाव मांगे थे, जो अलग अलग वर्ग हैं उन सबसे सुझाव भी मांगे, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी उन्होंने सुझाव मांगे थे। अब आगे उनकी सहभागिता और बढ़े, इसके लिए कमेटियां गठित करके जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो उस पर निश्चित तौर से विचार विमर्श करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी बजट के अंतर्गत अगर आप कुछ परिवर्तन कुछ और चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम उसमें करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनभागी जो है उसमें हो, जनप्रतिनिधि की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी सोच है कि हम जनता के जनहित के कार्यों के लिए जनता ने हमें चुना है, और उस जनहित के कार्यों में अगर विपक्ष भी कोई अपना सुझाव देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी शामिल करेंगे। सर, बीएससी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अब मीडिया बाइट दे रहे थे, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास बहुत अधिक मुद्दे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रिक्त पड़े पदों की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इसको लेकर भी काफी जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी, क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल, देखिए, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है उनका कि ज्यादा से ज्यादा सवाल वो उठाएं, और उनको कहीं अगर कमी नजर आती है तो उस पर चर्चा करें, उसके लिए प्रयासरत रहें। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी वो सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब दें, ताकि जनता के सामने स्पष्ट हो सारी बात, और इससे कुछ सरकार को नुकसान नहीं होता। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जनहित के होते हैं, लेकिन कई बार उसकी एक चर्चा इस प्रकार से चल पड़ती है जैसे नहीं, तो अगर सवाल आप ही हैं, मीडिया है, अगर मीडिया हमारे से सवाल पूछता है तो कई बार उससे ही समाज के सामने बात क्लियर होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर मीडिया मेरे सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब मेरे खिलाफ है, वो तो जनता का ही सवाल है, उसने पूछ लिया, और मुझे एक मौका मिल गया, आपके द्वारा मुझे एक मौका मिल गया कि मैं जनता को अपनी बात समझा सकूं। ऐसे ही जो विपक्ष भी है, अगर वो बात उठाता है और हम सही जवाब देते हैं तो मैं समझता हूं, मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि हमारे लिए कि ये अच्छा मौका है कि हम जनता को अपनी बात को कह सकते हैं। तो विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा निश्चित तौर से उसका जवाब देंगे। सर, अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, बजट से ठीक पहले लगभग 8 जो है प्री बजट बैठक की गई, उस दौरान आपके विभाग की भी बाकायदा जो है बैठक ली गई, लगभग 4 घंटे लगातार वो बैठक लंबी चली। क्या कुछ मांगे जो है वो आपके विभाग द्वारा रखी गई हैं? कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो मौजूदा समय के अंदर, मौजूदा बजट के अंदर जो है वो पूरी हो पाई? देखिए, इस पर कोई लंबी चर्चा का विषय नहीं होता, क्योंकि डिमांड तो बहुत कुछ होती है, और बजट एक निश्चित होता है, राशि उसकी निश्चित होती है, और वित्त मंत्री जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उस बजट में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो उसका प्रयास करते हैं। तो हमारी जो भी डिमांड है, मान लीजिए स्कूलों को अच्छा करने की है, या नई टीचर की भर्ती की है, या संस्कृति मॉडल स्कूल और खोलने की है, या कॉलेजों में कुछ की है, या खेलों के लिए कुछ करने की है, ड्यूल डेस्क की, तो ऐसी बहुत सी डिमांड है जो हमने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। तो इस बजट के दायरे में निश्चित तौर से मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल भी हमारा बजट काफी बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था, और उससे पहला बजट भी हमने काफी बढ़ा के दिया था, लेकिन मैं इसको अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि भाई कोरोना की वजह से हम कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सके, हम बहुत परिवर्तन नहीं कर सके। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रहेगी तो अब कुल मिला के सब कुछ ठीक होता जाएगा, तो हम काफी कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे बजट का उपयोग भी पिछली बार हम नहीं कर सके। तो निश्चित तौर से अब की बार हमारे पास अच्छा अवसर मुझे उम्मीद है कि रहेगा, और काफी कुछ करना चाहते हैं। सर, अगर स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित विभाग रहा है तो वो शिक्षा विभाग रहा है। स्कूल बंद रहे, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली गई, कुछ एक इलाकों में जिन बच्चों के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं थे, नेटवर्क के इश्यूज थे, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से कोरोना के ऊपर अभी अंकुश लगा है, काफी हद तक अंकुश लग चुका है, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं, समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से जो है क्लासेस लगाई जाएंगी? देखिए, वैसे तो कोरोना काल में भी हमने काफी काम किए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, जो पहले 22 थे, हमने 116 और खोल दिए उसमें। इसी प्रकार कॉलेज भी, नए कॉलेज भी हमने खोले हैं। इसी प्रकार सुपर 100 जो हमने शुरू किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। 29 बच्चे जो हैं जो IIT में एडमिशन हुआ, 26 बच्चे हैं जो MBBS में एडमिशन हुआ, और एम्स में भी हमारे 6 बच्चे, तो काफी अच्छे काम भी हुए। लेकिन जितने होने चाहिए थे शायद उसमें फिर भी कमी रही, कोरोना की वजह से उसमें एक दिक्कत हमारे सामने आई है। तो
तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे तरीके से हम सारा कुछ कर सकेंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि निजी स्कूलों की मनमानी जो फीस वसूलना था, चाहे वो ट्यूशन फीस को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस को लेकर हो या एनुअल फीस को लेकर हो, या फिर ड्रेस कोड की अगर बात करें, तो लगातार जो है काफी अभिभावकों की भी लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि स्कूलों की फीस जो है वो बढ़ाई जा रही है। हालांकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है उसको देखते हुए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, इस सेशन के शुरू में ही कुछ अभिभावक मुझे मिले थे और ने कहा था कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस को लगभग डबल कर दिया। तो निश्चित तौर से चिंता का विषय था और उस पर हमने विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने उसके लिए नियम निर्धारित कर दिया। अब कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज्यादा साल में अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेगा। ऐसे ही कुछ अभिभावक हमें मिले थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई स्कूल हर साल अपना कलर, जो ड्रेस है उसका कलर चेंज कर देता है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की लगभग हाइट भी और सारा कुछ लगभग वैसे ही रहता है। तो अगर हर साल बदलेंगे तो उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो उस पर भी हमने निर्णय लिया कि 5 साल तक वो उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, एक ही जैसी ड्रेस रहेगी। तो मैं समझता हूँ इससे अभिभावकों को लाभ होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी यूनियन भी मिली थी और उन्होंने भी इस पे अपनी खुशी जाहिर की, कोई नाराजगी उनकी नहीं थी, वो भी सेटिस्फाई थे। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सुधार की बात है, अगर अभिभावकों को कोई शिकायत है, कंप्लेंट है, तो आने वाले टाइम में और भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चित तौर से उसका भी समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आगामी बजट को लेकर जो 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा उसके बारे में शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा जो मनमानी फीस वसूली जाती थी उसको लेकर भी अब सरकार जो है कड़े दिशा निर्देश जो है पारित की जा चुके हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन। खबर रेवाड़ी से है, जहां विकास कार्यों की मांगों को लेकर वार्ड नंबर 12 की पार्षद रेखा देवी अपने पति सज्जन पहलवान और वार्डवासियों को लेकर कार्यालय पहुंच गईं, जहां विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर कार्यालय में उपस्थित नए चेयरपर्सन के पति और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यालय में पुलिस बुलानी पड़ी। साथ ही रेखा का आरोप है कि उसका वार्ड बहुत बड़ा है और विकास नहीं होने से मोहल्लावासी परेशान है। मैं नगर परिषद में इसलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजयनगर से कोई काम नहीं हो रहा और 6 महीने पहले ये इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी। वार्ड नंबर विजयनगर में 6 नंबर गली और वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं और आज उन्होंने अपनी बात रखी है और चेयरमैन साहिबा थी नहीं और उनके बच्चे भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे नबेजा दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है, राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की उससे भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है और सबको साथ लेके कोशिश करें। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।